दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं CNT ऐट के 50 महत्वपूर्ण सवाल। दोस्तों अब तक हमने पार्ट 1 में 25 क्वेश्चनों को पढ़ा था और अब हम उससे आगे के सवालों को देखेंगे। तो दोस्तों हमारा पहला सवाल कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की कौन सी धारा न्यायालयी आदेश के अधीन रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध लगाता है। तो दोस्तों ये धारा कौन सा है? धारा 47। ठीक है दोस्तों, धारा 47 ही न्यायालयी आदेश के अधीन रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध लगाता है। CNT एक्ट 1908 की धारा 47। ठीक है दोस्तों, इस अधिनियम की धारा 47 के अनुसार किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत के जोत में अधिकार विक्रय के लिए ना तो कोई डिक्री या आदेश पारित किया जाएगा और ना ही ऐसे किसी अधिकार का किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में विक्रय किया जाएगा, परंतु इस धारा के अंतर्गत कुछ अपवाद भी दिए गए हैं। दोस्तों हमारा अगला जो सवाल कहता है ये कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 47 के संबंध में आप बता दीजिए कि कौन सा कथन जो है असत्य है, झूठा है। तो दोस्तों पहला जो कथन कहता है ये कहता है कि न्यायालयी आदेश के अधीन किसी जोत में रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध है, जो कि ये बिल्कुल ही सही है दोस्तों। ठीक है, फिर कहता है कि लगान के बकाये की वसूली के लिए सक्षम न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में किसी जोत का विक्रय किया जा सकेगा। दोस्तों ये भी कथन हमारा सत्य है। फिर कहता है कि इस धारा की कोई बात 1 जनवरी 1903 के पूर्व किसी जोत के विक्रय के लिए पारित डिक्री के निष्पादन पर लागू नहीं होगा। तो ये भी कथन हमारा सत्य ही है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, उपरोक्त सभी ही। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा जो है सही मेल नहीं है या सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर घ में यहाँ पर कहा गया कि धारा 47 जो है ये रैयतों को उनकी जोत के विक्रय का अधिकार देती है। ठीक है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। जबकि धारा 47 क्या कहती है दोस्तों? धारा 47 जो है ये न्यायालय आदेश के अधीन रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध लगाता है, जबकि धारा 46 जो है रैयत द्वारा जोतों के रैयती अधिकार के अंतरण पर प्रतिबंध आरोपित करता है। ठीक है दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी की कौन सी धारा लगान का भुगतान किस्तों में किए जाने का उपबंध करती है। तो दोस्तों अगर किस्तों की बात करें तो हमारा जवाब हो जाएगा धारा 52। ठीक है, छोटा नागपुर अधिनियम की कौन सी धारा लगान का भुगतान किस्तों में किए जाने का उपबंध करती है? तो धारा 52। ठीक है, इस अधिनियम की धारा 52 के अनुसार किसी अभिधारी द्वारा भुगते नगद लगान कृषि वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन देय होने वाली 4 समान किस्तों में भुगते होगा। चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों आपसे? कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत निम्न में से किस रीति से लगान का भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा माल कचहरी में भी डाक मुद्रादेश के द्वारा भी किया जा सकेगा और बैंक में चालान द्वारा या नगद के रूप में भी किया जा सकेगा। ठीक है, तो हमारा जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी ही रीतियों के द्वारा आप जो है लगान का भुगतान कर सकेंगे। ठीक है, इस अधिनियम की धारा 53 के अनुसार किसी अभिधारी द्वारा लगान का भुगतान माल कचहरी में या ऐसे स्थान में जहां ऐसी भूमि का लगान प्रायः भुगते हो देकर अथवा लगान की रकम भूस्वामी को डाक मुद्रादेश द्वारा सीधे या उपायुक्त के माध्यम से भेजकर किया जा सकता है। लगान का भुगतान बैंक चालान या नगद रूप में किया जा सकता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के अंतर्गत लगान की बकाया राशि पर अधिकतम किस दर से ब्याज वसूला किया जाएगा। तो दोस्तों ब्याज जो वसूली किया जाएगा ये अधिकतम 6.25% साधारण ब्याज के साथ। ठीक है, 6.25% के साथ। ठीक है, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस अधिनियम की धारा 58 के तहत लगान का बकाया को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि लगान की ऐसी कोई किस्त जिसका भुगतान जिस दिन किया जाना तय हो उस दिन सूर्यास्त के पूर्व भुगतान ना की गई हो अथवा जिस कृषि वर्ष में देय हो उस कृषि वर्ष के अंत में भी भुगतान ना किया गया हो तो उसे लगान का बकाया समझा जाएगा और उसे बकाये पर प्रतिवर्ष अधिकतम 6.25% 6.25% साधारण ब्याज की दर से ब्याज लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 64 के तहत किसकी पूर्व अनुमति से भूमि का कोड़कर में संपरिवर्तन किया जा सकेगा। दोस्तों किसकी? उपायुक्त की। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर की। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 64 के तहत तो उपायुक्त की पूर्व अनुमति से भूमि का कोड़कर में संपरिवर्तन किया जा सकेगा। ठीक है,
चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, अगला सवाल क्या कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 66 के तहत किस प्रकार की भूमि को कोड़कर में संपरिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, तो दोस्तों धारा 66 हमसे क्या कहती है कि किसी कृषक को किसी अन्य व्यक्ति के प्रत्यक्ष कब्जा वाले किसी बगीचे, कृषि भूमि या वास भूमि को कोड़कर में संपरिवर्तित करने का अधिकार जो है ये नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल आपसे कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में बंजर भूमि की बंदोबस्ती से संबंधित प्रावधान है। तो दोस्तों धारा 63 के को में, सीएनटी एक्ट के धारा 63 के को में जो है बंजर भूमि की बंदोबस्ती से संबंधित प्रावधान उल्लेखित है। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 9 के को तथा धारा 63 के को में बंजर भूमि की बंदोबस्ती के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इस धारा के अनुसार राज्य सरकार की बंजर भूमि का बंदोबस्त पट्टे या अमलनामा द्वारा किया जाएगा। पट्टा या अमलनामा की 2 प्रतियां तैयार की जाएगी, जिनमें से एक प्रति संबंधित रैयत को तथा दूसरी प्रति जिले के उपायुक्त डिप्टी कमिश्नर को दी जाएगी। ठीक है, धारा 63 खो क्या कहती है, धारा 63 खो कहती है, ये कहती है कि इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि यदि बंदोबस्त किए गए बंजर भूमि पर अगले 5 वर्षों तक खेती न किया जाए, ठीक है, अथवा उसका उपयोग कानून में वर्णित उद्देश्यों से अलग रूप में किया जाए, तो उपायुक्त ऐसी बंदोबस्ती को अपास करने और ऐसे भूमि का पुनः बंदोबस्त करने को स्वतंत्र होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल क्या कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में काश्तकार की बेदखली का प्रावधान है। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि काश्तकार की बेदखली का प्रावधान किस में है, तो यह है धारा नंबर 68 में। किसमें? धारा 68 में। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 68 में काश्तकार की बेदखली का प्रावधान है। दोस्तों इस अधिनियम की धारा 68 के तहत कहा गया है कि किसी भी काश्तकार को किसी डिग्री या उपायुक्त के आदेश के निष्पादन के सिवाय काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जा सकेगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहते हैं कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत कोड़कर से आप क्या समझते हैं, कोड़कर से क्या आशय है दोस्तों। तो दोस्तों कोड़कर से आशय है कि किसी रैयत द्वारा प्रति भूमि को कोड़कर तैयार की गई भूमि। ठीक है दोस्तों, किसी रैयत द्वारा प्रति भूमि को कोड़कर के रूप में तैयार की गई भूमि। आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो दोस्तों कोड़कर भूमि से अभिप्राय किसी रैयत द्वारा प्रति भूमि को कोड़कर खेती के लिए तैयार की गई भूमि है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 64 के अनुसार उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोड़कर में संपरिवर्तित किया जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि कोड़कर में परिवर्तित किसी भूमि पर कितने समय या वर्षों तक लगान दे नहीं होगा। तो दोस्तों 4 वर्षों तक लगान दे नहीं होगा। ठीक है, कोड़कर में परिवर्तित किसी भी भूमि पर 4 वर्षों तक आपको लगान दे नहीं होगा। ठीक है, तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 67 का को के प्रावधान के अनुसार यदि कोई रैयत भूमि को कोड़कर भूमि में संपरिवर्तित कर दिया हो, तो ऐसी कोड़कर भूमि पर तब तक कोई लगान दे नहीं होगा जब तक कि जिस पर कृषि वर्ष में पहली फसल कटाई की गई हो उसके अंत से 4 वर्षों की कालावधि समाप्ति न हो चुकी हो। चलिए चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के उपबंधों के विरुद्ध अंतरित या जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफर्ड भूमि पर अनुसूचित जनजातियों के सदस्य को कब्जा वापस दिलाने की शक्ति निहित है। तो दोस्तों ये किस में निहित है, ये है उपायुक्त में। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के उपबंधों के विरुद्ध, ठीक है, उपबंधों के विरुद्ध अंतरित या जिसे बोलते हैं हम ट्रांसफर्ड भूमि पर अनुसूचित जनजातियों के सदस्य को कब्जा वापस दिलाने की शक्ति निहित किस में है, तो उपायुक्त में है। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। ठीक है, और इसका प्रावधान किस धारा में किया गया है, तो धारा 71 का को में। ठीक है, धारा 71 का को क्या कहती है कि यदि कोई काश्तकार विधि विरुद्ध तरीके से अपनी भूमि से बेदखल कर दिया जाए तो 71 के को के तहत उपायुक्त आवश्यक जांच पड़ताल के बाद मामला सही पाए जाने पर ऐसी भूमि को पुनः उसके वास्तविक काश्तकार को लौटा सकेगा। चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, अगला सवाल कहता है आपसे कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71 के खो के तहत शास्ति दंड की सीमा क्या होगी। तो दोस्तों शास्त्रीय दंड की सीमा होगी 3 वर्ष का कारावास व 1000 का जुर्माना। ठीक है, ध्यान रखेंगे सीएनटी एक्ट के धारा 71 का खो के तहत शास्त्रीय दंड की सीमा है 3 वर्ष का कारावास व 1000 का जुर्माना। दोस्तों छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 का खो के अनुसार यदि किसी भूमि का अंतरण धारा 46 के या किसी अन्य उपबंध के उल्लंघन अथवा कपटपूर्ण तरीके से किया जाए तो ऐसे कार्य के लिए संलिप्ति या दोषी व्यक्ति को 3 वर्ष तक का कारावास तथा 1000 रुपये तक का जुर्माना से अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा। चलिए दोस्तों हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 82 के अधीन राज्य सरकार कृषि कार्य हेतु जल के उपयोग या बहाव से संबंधित विवादों का समाधान करने तथा
उसका सर्वेक्षण करने हेतु किसे आदेश दे सकती है? तो ये राजस्व अधिकारी को आदेश दे सकती है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 82 के अधीन राज्य सरकार कृषि कार्य हेतु जल के उपयोग या बहाव से संबंधित विवादों का समाधान करने के लिए, ठीक है, या उसका सर्वेक्षण करने हेतु किसे आदेश दे सकती है? तो राजस्व अधिकारी को। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसके व्याख्या पढ़ते हैं। कहता है कि इस अधिनियम की धारा 82 के तहत राज्य सरकार भूस्वामी, काश्तकारों या अन्य व्यक्तियों के बीच कृषि कार्य हेतु जल के उपयोग या बहाव, चाहे वह किसी नदी, झील, तालाब या कुएं अथवा जल पूर्ति के किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त किया जाता हो, से संबंधित विवादों का निवारण या समाधान करने हेतु तथा उसका सर्वेक्षण करने हेतु राजस्व अधिकारी को आदेश दे सकती है। दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 18 के अधीन अभिलेख का प्रकाशन किया जाएगा किसके द्वारा? तो दोस्तों अभिलेख का जो प्रकाशन किया जाएगा ये किया जाएगा राजस्व अधिकारी के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्व अधिकारी के द्वारा। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 18 के अधीन अभिलेख का प्रकाशन जो किया जाएगा राजस्व अधिकारी के द्वारा। ठीक है, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के आदेश से राजस्व अधिकारी द्वारा धारा 107 के तहत भूमि से संबंधित अभिलेख तैयार करवाया जाता है तथा धारा 108 के तहत प्राप्त सभी अंतिम रूप से निश्चित प्रारूप में अभिलेख को प्रकाशित किया जाता है। चलते दोस्तों हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत भूस्वामियों की विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा जो है किसमें दी गई है? ध्यान रखेंगे, विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा जो है भूस्वामियों की, कहेगा कि सीएनटी एक्ट 1908 के अंतर्गत भूस्वामियों की विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा जो ये किसमें दी गई है? तो धारा 118 में। किसमें? धारा नंबर 118 में। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 14 की धारा 118 में भूस्वामियों की विशेषाधिकार युक्त भूमि को परिभाषित किया गया है। ठीक है, कोई भूमि या भूस्वामी विशेषाधिकार युक्त भूमि है या नहीं है, इसका विनिश्चय राजस्व अधिकारी द्वारा धारा 121 के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? अगला सवाल कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत जहां विवादित भूमि एक से अधिक जिलों या अनुमंडल में स्थित हो वहां वाद संस्थित की अधिकारिता होगी। तो दोस्तों उस जिले या अनुमंडल में जिसमें विवाद भूमि का बृहत्तर भाग बड़ा हिस्सा पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत जहाँ पर विवाद है उस भूमि में एक से अधिक जिलों या अनुमंडलों में स्थित हो, अगर वो भूमि जहाँ पर विवाद चल रहा है वह भूमि एक से अधिक जिलों या अनुमंडल में स्थित हो तो वहाँ वाद संस्थित की अधिकारिता होगी कहाँ? तो उस जिला या अनुमंडल में जिसमें विवादित भूमि या का जो है बृहत्तर भाग बड़ा हिस्सा पड़ता है। ठीक है, उसी में कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 138 के अनुसार यदि कोई विवादित जो भूमि है एक से अधिक जिलों या अनुमंडल की सीमा के अंतर्गत स्थित है तो वैसी स्थिति में वाद संस्थित किए जाने की अधिकारिता उस जिले या अनुमंडल के अंतर्गत होगी जहां विवादित भूमि का बृहत्तर भाग है अर्थात बड़ा हिस्सा स्थित है। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि धारा 170 के तहत उपायुक्त द्वारा किसी के संबंध में दिए जाने वाले अंतिम निर्णय के संबंध में क्या असत्य है? ठीक है, तो दोस्तों ये बिल्कुल ही असत्य है कि निर्णय जो है अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा में लिखा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उपायुक्त खुले न्यायालय में निर्णय सुनाएगा। दूसरा, निर्णय का कारण उल्लेखित होगा। निर्णय सुनने के समय उपायुक्त उस पर तारीख जो है अंकित कर हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 170 के तहत उपायुक्त द्वारा दिया जाने वाला निर्णय खुले न्यायालय ओपन कोर्ट में सुना जाएगा। उपायुक्त द्वारा निर्णय अंग्रेजी में लिखा जाएगा और उसमें निर्णय का कारण लिखेगा। ठीक है, और निर्णय की तिथि व हस्ताक्षर भी अंकित करेगा। किस भाषा में लिखेगा? अंग्रेजी में, ना कि अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा में। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों आपसे? अगला सवाल कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत उपायुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान जो है ये किस धारा में वर्जित है? तो ये धारा नंबर 215 में वर्जित है। किस धारा में? धारा 215 में। ठीक है दोस्तों, इस अधिनियम की धारा 215 में उपायुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार जहां वादग्रस्त राशि या दावा की गई संपत्ति का मूल्य 100 तक हो वहां उपायुक्त द्वारा पारित आदेश व निर्णय ही अंतिम होगा। जहां विवादग्रस्त राशि या दावा की गई संपत्ति का मूल्य 5000 तक हो वहां अपील न्यायिक आयुक्त के पास की जाएगी। 5000 से अधिक मूल्य के सभी मामले की अपील उच्च न्यायालय में की जाएगी। ठीक है दोस्तों, धारा 215 के अतिरिक्त इस अधिनियम के अधीन सभी अन्य आदेश यदि उपायुक्त द्वारा पारित हो तो आयुक्त के पास, और यदि उपायुक्त की शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी अधिकारी द्वारा पारित हो तो उपायुक्त के पास अथवा ऐसी अपीलों की सुनवाई करने के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से सशक्त किसी अधिकारी के पास अपीलीय होगी। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है
कि मुंडारी खुट कटीदार के विषय में विशेष उपबंध छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस अध्याय में शामिल है? तो ये धारा 18 में शामिल है। ठीक है दोस्तों, मुंडारी खुट कटीदार के विषय में विशेष उपबंध छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अध्याय 18 में शामिल है। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 18 धारा 239 से लेकर 256 तक में मुंडारी खुट कटीदारी के विषय में विशेष उपबंध किए गए हैं। दोस्तों, हमारा अगला जो सवाल कहता है, ये कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत संयुक्त भूस्वामी को परिभाषित किया गया है किसमें? तो धारा 257 में संयुक्त भूस्वामी को परिभाषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस अधिनियम की धारा 257 में संयुक्त भूस्वामी को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति संयुक्त भूस्वामी हो तो कोई भी ऐसा कार्य जिसे इस अधिनियम के अधीन करने के लिए प्राधिकृत हो, ऐसा कार्य उन दोनों या उन सभी व्यक्तियों द्वारा एक साथ किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की ओर चलते हैं। कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति जो है ये किसमें निहित है? ये निहित है राज्य सरकार में। किसमें निहित है? राज्य सरकार में। ठीक है दोस्तों, इस अधिनियम की धारा 264 के अनुसार अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खुट कटीदार को क्या है? तो दोस्तों, एक कन्या खुट कटीदार को पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार का अधिकार अपवर्जित है। ठीक है, अगर कोई वो देखिए कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या को क्या अधिकार प्राप्त है? एक कन्या खुट कटीदार को क्या अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों, उन्हें तो पैतृक संपत्ति पर, पैतृक जो संपत्ति है उस पर उत्तराधिकार का अधिकार ही अपवर्जित है। ठीक है, उन्हें तो मिलेगा ही नहीं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खुट कटीदार को पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार प्राप्त नहीं है, उसे इस प्रकार के अधिकार से अपवर्जित है। ठीक है दोस्तों, हमारा आखिरी सवाल आपसे कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत भूयरी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है किसे? तो दोस्तों, उड़ाव को। किसे? उड़ाव को। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी टिन्योर्स अधिनियम 1869 के अंतर्गत प्रयुक्त पद भूयरी रैयती की परिभाषा में उड़ाव को सम्मिलित किया गया है।